पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर में पहुंच चुका था, जहां आने के बाद उसका सामना एक मॉस्किटो बीस्ट से हो जाता है, लेकिन वो वहां पर बड़ी आसानी के साथ उसका मुकाबला करता है और उसे अपना पेट भी बना लेता है। जिसके बाद वो एक जगह पर जाने के लिए निकल चुका था। वहां जाने के बाद उसे सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर और टेलीपोर्टेशन पोर्टल का एक मैप चाहिए होता है, इसलिए उसे वहां से वो मैप भी मिल जाता है, जिस मैप को लेकर वो टेलीपोर्टेशन पोर्टल के पास पहुंच चुका था। उसके बाद वो वहां से जाओ कंट्री जाने के लिए निकल जाता है, ताकि वहां जाने के बाद वो टैंग और उसकी फैमिली से बदला ले सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग ने जहाँ सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर के अंदर से टेलीपोर्टेशन पोर्टल एक्टिवेट किया था, उसी का दूसरा वाला टेलीपोर्टेशन पोर्टल जो जाओ कंट्री के अंदर मौजूद है, वहां पर वो भी एक्टिवेट होने लगता है, ताकि सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर से वांग टेलीपोर्ट होते हुए सीधा यहाँ पर आ जाए। और होता भी वैसा ही है, एक सेकंड के अंदर वांग इस वाले टेलीपोर्टेशन पोर्टल के पास आ चुका था। वांग जैसे यहाँ पर आता है, यहाँ वाला पोर्टल अब जाकर बंद हो जाता है। जिसके बाद वांग आसपास की जगह को देखते हुए महसूस करने की कोशिश करता है कि क्या वो सच में जाओ कंट्री ही आया है ना। और जब उसे ऐसा लगने लगता है कि हाँ शायद मैं जाओ कंट्री पहुंच चुका हूँ, तो उसके बाद वो कहता है, फूजियान मैं आ रहा हूँ तुम्हारी जान लेने के लिए। जान का बदला जान ही होगा। न जाने शायद तुम मुझे भूल चुके होगे, लेकिन मैं नहीं भूला और ना ही भूलूंगा जब तक कि मैं तुम्हारी जान न ले लूं। इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी मौत बनकर। जिसके बाद वांग जाओ कंट्री में अपने उसी मॉस्किटो बीस्ट पे सवार होते हुए घूमना शुरू कर देता है। वो कह रहा था 400 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बस मैंने अपनी एक पलक झपकाई और मैं वापस से अपने कंट्री में आ चुका हूँ, जहाँ पर मैं रहा करता था। 400 साल गुजर गए, ये मुझे बहुत छोटा सा अरसा लग रहा है। जानता हूँ कि मैं कल्टीवेशन दुनिया में सफर कर चुका हूँ, इस वजह से ये 400 साल मुझे बहुत कम लग रहे होंगे, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं जिनके पास कल्टीवेशन पावर नहीं, उनकी तो पीढ़ियां गुजर चुकी होगी। इसलिए शायद ही हो सकता है कि मुझे उस टाइम का कोई इंसान यहाँ पर मिले। वहाँ के हर एक जगह पर गुजरने के बाद वो सोच रहा होता है कि 400 साल पहले भी मैं इसी जगह पे गुजरा करता था, जब मेरे पास कोई पावर नहीं थी। मैं बिल्कुल एक नॉर्मल सा लड़का था जो अपने पेरेंट्स की देखभाल करना चाहता था, छोटे मोटे काम करके। जिसके बाद उसके आगे बढ़ते हुए उसकी नजर एक पुराने से घर पे पड़ती है, जो कि काफी ज्यादा बाहर से वीरान लग रहा था। और वो घर किसी और का नहीं बल्कि उसी का होता है जिसमें वो पहले रहा करता था। वांग घर के अंदर आने के बाद जैसे जैसे जगह को देखता है, उससे वो सारी चीजें याद आने लगती है कि कैसे 400 साल पहले वो इसी जगह पर अपनी फैमिली के साथ अपना फैमिली बिजनेस संभाला करता था, मूर्तियों को बनाने का। वो जिस भी जगह को देखता है, उससे पुरानी यादें वापस से रिकॉल होने लगती है। वो पूरी तरह से पुरानी यादों में खो चुका था। उसे वहां पर पुराना नेम प्लेट भी दिखाई देता है, जिसके ऊपर उसकी माँ का और उसके फादर का नाम लिखा हुआ था। उन्हें देखकर वांग को अपने पेरेंट्स की याद आने लगती है, जब फूजियान ने उनके ऊपर हमला किया था। उसके पेरेंट्स वहां पर कह रहे होते हैं, बेटा हमें माफ कर देना, हमें पता है कि हमारे पास वो क्रिस्टल बॉल था जिसे तोड़ते ही तुम हमारे पास आ जाते, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी के लिए हमने उससे नहीं तोड़ा, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर आते तो इससे हो सकता है कि तुम्हारी भी जान चली गई होती। उम्मीद है कि अब तुम जहाँ पर भी रहोगे खुश रहोगे। वांग वहाँ पर कुछ अगरबत्तियां जलाकर वहाँ पर रख देता है, ताकि अपने पेरेंट्स के लिए प्रार्थना वगैरह कर सके। वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इमोशनल हो चुका था अपने पेरेंट्स को याद करके। वो वहाँ पर झुकते हुए कह रहा होता है, मम्मी पापा मैं वापस आ गया, जानता हूँ आने में बहुत देर कर दी, लेकिन मैं वापस तो आ चुका हूँ। और आज मैं इसी घर के अंदर ये कसम खाता हूँ कि मैं फूजियान और उसके पूरे के पूरे फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। उसके फैमिली का ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिससे मैं जिंदा छोड़ दूं। जिस दर्द को मैंने 400 साल से सहा है, उस दर्द का मजा फूजियान और उसकी फैमिली को भी चखना होगा। ये मेरा आपसे वादा है। और वांग लिन अपना वादा कभी अधूरा नहीं छोड़ता। तभी उस घर के अंदर एक लड़की की एंट्री होने वाली होती है। वो आते साथ ही कहती है, यहाँ पर इतनी ठंडी कैसे बढ़ गई? वो ठंडी वांग के कोल्ड ऑरा की वजह से फैली होती है। वांग तो वहाँ पर कुछ देर के लिए छुप चुका था, लेकिन वो लड़की ये देखकर हैरान रहती है कि यहाँ पर ये अगरबत्ती किसने जला दी, कौन मुझसे पहले इस घर में आया था। वो यही सब सोचते हुए पूरे घर की अच्छे से तलाशी ले रही होती है, लेकिन उसे कोल्ड ऑरा की वजह से बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी। तब उसके सामने वांग आता है। उसे देखकर तो वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। वो वांग से कहती है, तुम कौन हो और तुम आखिर हमारे एंसेस्ट्रियल होम के अंदर क्या कर रहे हो? ये हमारी वांग फैमिली का घर है। वांग वहाँ पर पूछ रहा होता है, पीछे देखो, तुम्हारे पीछे जिसका नाम लिखा हुआ है ना, उस इंसान से आखिर तुम्हारा रिश्ता क्या है, मुझे उसके बारे में बताओ। वो लड़की बता रही होती है, मेरे जो एंसेस्टर थे वो इस फैमिली के ओनर के फोर्थ अंकल थे। उन्होंने ही उस टाइम इस फैमिली के जो ओनर थे उनके बेटे को कल्टीवेशन में जाने के बारे में सुझाव दिया था। ये चीज सुनकर वांग को याद आने लगता है कि अरे हाँ, ये तो मेरे फोर्थ अंकल ही थे जिन्होंने मुझे सेक्ट में ज्वाइन होने का ऑफर दिया था और मुझे अपने साथ भी ले गए थे। तो अब मुझे समझ में आया कि ये फोर्थ अंकल की ही पीढ़ी से है। वो लड़की वहाँ पर ज्यादा कुछ बता नहीं पाती, तभी उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। एक तो कोल्ड ऑरा भी था और साथ ही उसके अंदर कुछ अजीब तरह की बीमारी भी थी। इस चीज को देखकर वांग हैरान रह जाता है
कि आखिर इस लड़की को क्या हुआ, मैंने तो यहाँ पर कुछ खास किया नहीं, तो ये अचानक से कैसे बेहोश होने लग रही है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को अच्छे से चेक करने की कोशिश करता है कि असल में इसके अंदर क्या बीमारी है। उसे चेक करने के पास पता चलता है कि इसके पास तो कोई स्पिरिचुअल रूट है ही नहीं। इस स्पिरिचुअल रूट के बारे में सुनते ही उसे सीतू नान की बात याद आने लगती है। जब सीतू नान ने उसे बताया था कि एक इंसान की बॉडी के अंदर अगर स्पिरिचुअल रूट हो ना और स्पिरिचुअल रूट ज्यादा पावरफुल हो तो वही डिटरमाइन करती है कि आगे चलकर वो बंदा कितना ज्यादा पावरफुल बनेगा। ऐसा कोई भी कल्टीवेटर नहीं होगा जिसके अंदर स्पिरिचुअल रूट ना हो। अगर किसी की स्पिरिचुअल रूट डैमेज हो जाए या कल्टीवेशन करने के लायक नहीं रहे तो वो बंदा भी कभी कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा। यही स्पिरिचुअल रूट एक इंसान को इमॉर्टल बनाती है। तुम जितनी ज्यादा कल्टीवेशन करोगे उसमें से सारी की सारी पावर तुम्हारे स्पिरिचुअल रूट के अंदर ही जाएगी, जिस वजह से स्पिरिचुअल रूट पावरफुल बनेगा। अगर स्पिरिचुअल रूट ही ठीक नहीं हुआ तो तुम कितनी भी कल्टीवेशन क्यों ना कर लो वो कोई काम की नहीं रहेगी। तब वांग जो होता है सीतू नान से पूछ रहा होता है कि अगर कोई इंसान अपनी स्पिरिचुअल रूट ही खो दे तो क्या होगा, जिस पर सीतू नान बताता है इससे उसकी कल्टीवेशन पावर खत्म होने लगेगी और उससे ऐसी बीमारी लग जाएगी जिससे वो शायद ही कभी उभर पाएगा। जल्दी कोई इंसान किसी की स्पिरिचुअल रूट निकाल तो नहीं सकता, अगर निकाल लिया जाए तो वो प्रोसेस भी मुश्किल है और निकालने के बाद वो इंसान बिल्कुल मतलब बेकार सा ही हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकता आगे चलकर। ये सारी चीजें याद करके वांग सोच रहा होता है कि ये मैटर तो बड़ा ही खतरनाक है, आखिर इसके अंदर से इसकी स्पिरिचुअल रूट किसने निकाल दी होगी। वो उस लड़की से पूछता है तुम्हारी तबीयत आखिर कब से खराब रहने लगी है, क्या पता अचानक से कभी तुम्हारी तबीयत खराब हो रही हो और उसी के आसपास से किसी ने तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट को निकाल दिया होगा जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं चला होगा। जिस पे वो लड़की कहती है मुझे तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तुम सिर्फ मेरी बात कर रहे हो, खाली मेरा ही नहीं बल्कि मेरी फैमिली और आसपास के जितने भी लोग हैं ना उन सभी का यही हाल है। सभी किसी न किसी बीमारी में शामिल है, किसी के पास भी नहीं लगता कि उनकी स्पिरिचुअल रूट मौजूद होगी। दुनिया भर के डॉक्टर ने सभी लोगों को चेक कर लिया लेकिन कोई भी इसका तोड़ नहीं ढूंढ पाया कि आखिर कैसे इंसान को इस बीमारी से ठीक किया जा सकता है। वांग सोच रहा होता है यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है, तभी सारे लोगों के अंदर से उनकी स्पिरिचुअल रूट को निकाल दिया गया है। मैं नहीं जानता कि ये काम किसका होगा लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है ये काम भी फूजियान और उसके सेक्ट का ही हो। वो लोग नहीं चाहते होंगे कि आसपास के कोई भी लोग पावरफुल बने ताकि वो उससे फाइट वगैरह कर सके, लेकिन ये बात तो कंफर्म बाद में ही जाकर होगी। वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की की स्पिरिचुअल रूट उसे वापस करने की कोशिश करता है ताकि उसके अंदर जो भी बीमारी है वो ठीक हो जाए। उस वजह से तो उस लड़की के अंदर काफी ज्यादा ऑरा फैल चुका था और बस कुछ ही मिनट लगते हैं, कुछ ही मिनट के अंदर वो लड़की पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है और अब वो जितनी चाहे उतनी ज्यादा कल्टीवेशन कर सकती है। ये देखकर तो वो लड़की एकदम हैरान थी कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, दुनिया के महान से महान डॉक्टर ने मेरी बीमारी का पता नहीं लगा पाया और आपने तो बस 1 सेकंड के अंदर मेरी बीमारी ठीक कर दी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वो उससे पूछती है आप कौन है, क्या मुझे आप अपने बारे में बता सकते हैं। वांग उससे कुछ बताता तो नहीं, बस इतना कहता है कि मैं भी तुम्हारे एक एंसेस्टर में से ही शामिल हो, बस तुम इतना याद रखो, तुम्हें और कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो लड़की कहती है मैंने सुना है कि मेरे जो एंसेस्टर थे वो बता रहे थे हमारी वांग फैमिली में से सिर्फ एक ही ऐसा बंदा था जो इमोर्टैलिटी हासिल करने गया था, तो क्या आप वही हैं, क्योंकि आप मुझे इमोर्टल लग रहे हैं। जिस पर वांग कहता है कहा ना, तुम्हें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ और अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा और तुम्हें भी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी काम से आया हूँ, जिस काम को किए बगैर मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। अब वांग घर के बाहर आने के बाद एक फॉर्मेशन बना देता है जिसके फॉर्मेशन के अंदर से उसने वही मॉस्किटो बीस्ट को बाहर निकाल लिया था। उस बीस्ट को देखकर तो वो लड़की एकदम ज्यादा पगला ही जाती कि ये भयानक चीज यहाँ पर क्या आ गई, कहीं ये कि सबकी जान ना ले ले। वांग कहता है डरो मत, मेरे पास आओ, हम यहाँ पर इसी की सवारी करने वाले हैं, मुझे यहाँ से कैपिटल ले चलो, क्योंकि मुझे यहाँ पर से कैपिटल का रास्ता पता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। जिसके बाद वांग और लड़की उस मॉस्किटो बीस्ट पे सवार होते हुए वहाँ से जाओ कंट्री के कैपिटल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। कैपिटल के पास पहुंचते ही वहाँ पर जो गार्ड होते हैं वो उनसे कह रहे होते हैं अपना कार्ड दिखाओ, इसके बगैर ही हम तुम्हें अंदर जाने देंगे। वो लड़की जो होती है अपना कार्ड सिपाहियों को दे देती है और जब सिपाहियों को कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये लोग इसी जाओ कंट्री के हैं तो वो उन्हें अंदर जाने दे देता है। अंदर आने के बाद वांग को वहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जिनकी भी हालत खराब थी। कुछ लोग तो कैपिटल से बाहर जाने वाले होते हैं ताकि बाहर जाकर अच्छे से अपना इलाज करा सके, लेकिन सिपाही तो उन्हें ठीक तरह से बाहर भी नहीं जाने दे रहे थे, उनके साथ बहुत गलत बर्ताव कर रहे होते हैं। वांग उस लड़की से पूछ रहा होता है आखिर यहाँ पर से लोगों को बाहर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, जिस पर वो लड़की बता रही होती है इस जाओ कंट्री को जो संभालते हैं ना उन लोगों ने रूल बना के रखा है कि कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। उसका कहना है कि बाहर की दुनिया यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो भी अगर बाहर चला गया तो वो कभी वापस अंदर नहीं आएगा। वांग को कैपिटल के अंदर सारे लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ साल और है, कुछ साल के अंदर तो सारे के सारे लोग मारे जाएंगे, न जाने इनके साथ ऐसा कौन कर रहा होगा। वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे किसी के अंदर भी उनकी स्पिरिचुअल रूट नहीं होती है, कोई ऐसा है जो इस पूरे की पूरी सिटी के सभी लोगों पे
अपना कंट्रोल हासिल करके रखना चाहता है ताकि वो लोग कभी भी उसके कंट्रोल से बाहर ही ना जाए। उसने इन लोगों को गुलाम की तरह बना कर रखा है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा होता है जो चुपके से वांग के ऊपर नजर रखे हुए था। उसे अजीब लग रहा होता है कि ये वांग तो यहाँ का नहीं लग रहा, तो आखिर ये कौन है और यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। लेकिन वो बंदा कौन था हमें इसके बारे में अभी नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जाओ कंट्री के अंदर आ चुका होता है, जहां आने के बाद उसकी मुलाकात उसके डिसेंडेंट से हुई थी, जिसके अंदर से उसकी कल्टीवेशन रूट को निकाल दिया गया था। इसलिए वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे उसकी कल्टीवेशन रूट वापस कर देता है। साथ ही वांग को यह भी पता चला था कि जाओ कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं ना, उन सभी के अंदर की स्पिरिचुअल रूट को निकाल दिया गया है। लेकिन आखिर ये काम क्यों किया जा रहा है उसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं होती है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो लड़की वांग को अपने घर के पास लेकर आती है, जहां आने के बाद एक बंदा जो होता है वो उस लड़की से कह रहा था तुम आ गई, तुम्हें पता है ना कि लीडर की तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है, वो मर रहे हैं, इसलिए तुम सही टाइम पे आई हो ताकि तुम आखिरी टाइम उनसे मिल सको। वो लीडर कोई और नहीं बल्कि उस लड़की के ग्रैंडफादर थे। ये सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और भागते हुए अपने घर के अंदर आने के बाद अपने ग्रैंडफादर को कह रही होती है ग्रैंडफादर क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना। वो लड़की अपने ग्रैंडफादर से कहती देखिए तो मैं आपकी पोती ईयर यहाँ पर आ चुकी हूँ, आप अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रहे। ईयर के ग्रैंडफादर को देखकर वांग सोच रहा होता है कि शायद अभी जो मेरी फैमिली वांग फैमिली जो यहाँ पर अभी मौजूद है उसी फैमिली के ईयर के ग्रैंडफादर हेड होंगे, इसलिए शायद मुझे इन्हें यहाँ पर ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। वांग जैसे ही ईयर के ग्रैंडफादर को देखता है उससे पता चलता है कि इनके अंदर तो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर की कमी आ चुकी है, जिस वजह से इनकी फिजिकल बॉडी ठीक तरह से काम नहीं कर रही, ये बहुत ही ज्यादा वीक हो चुके हैं। ऐसा ही चलता रहा तो ज्यादा दिन नहीं बाकी है, कुछ ही दिन के अंदर इनकी जान चली जाएगी। ईयर भागते हुए वांग के पास आती है और उसके पैरों में पड़ते हुए गिड़गिड़ाते हुए कह रही होती है एंसेस्टर आप प्लीज यहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर को ठीक कर दें, मुझे पता है कि आप एक इमॉर्टल है, आपके पास बहुत सारी पावर होगी, आप तो मेरे ग्रैंडफादर को ठीक कर सकते हैं ना। इस चीज को देखकर आसपास खड़े जितने भी लोग होते हैं वो लोग भी हैरान थे कि अरे ईयर इस बंदे के सामने इतना क्यों गिड़गिड़ा रही है, हमने इस बंदे को तो पहली बार देखा है, क्या ये कोई डॉक्टर वगैरह है क्या। जिसके बाद वांग ईयर के ग्रैंडपा के पास आता है और वहां आने के बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ईयर के ग्रैंडपा के अंदर डाल दी थी। अंदर जाने के बाद उनकी बॉडी भी धीरे धीरे करते हुए ऐसा लग रहा था कि रिकवर हो रही है। सारे लोग कह रहे होते अरे ये तो कमाल ही हो गया, जरा देखो तो ईयर के ग्रैंडपा कितनी जल्दी जल्दी रिकवर होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये बंदा जिसने काले कपड़े पहने हैं ये तो कोई जादूगर है, इतनी जल्दी कोई किसी को कैसे ठीक कर सकता है। वांग एक इमॉर्टल था, उसके लिए मॉर्टल वगैरह लोगों को ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आसानी के साथ बड़ी से बड़ी बीमारी जो मॉर्टल के अंदर होगी वो ठीक कर सकता है। मॉर्टल यानी कि ऐसे ही नॉर्मल लोग जो कल्टीवेशन वगैरह उतना ज्यादा नहीं करते। जिसके बाद देखते ही देखते कुछ ही मिनट के अंदर ईयर के ग्रैंडपा को होश आ जाता है। उस चीज को देखकर ईयर इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो बता ही नहीं पा रही थी। उसके ग्रैंडपा उससे पूछते हैं आखिर ये बंदा कौन है जिसे तुम यहाँ पर लेकर आई हो, इसने तो मुझे आसानी के साथ ठीक कर दिया, मैं खुद को पहले से बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर पा रहा हूँ। इसलिए ईयर अपने ग्रैंडपा को सारी बात बता देती है, जो देखकर ग्रैंडपा कह रहे होते हैं मुझे यकीन ही नहीं होता कि आखिरकार हमारी वांग फैमिली से कोई ना कोई तो इमॉर्टल बन ही गया। हमारा सपना था कि हमारी वांग फैमिली का कोई ना कोई इमॉर्टल बंदा बाहर निकल कर आए और देखो तुम हमारे सामने खड़े हो। हमने तुम्हारे बारे में सुना था, हमें लग रहा था कि तुम कब का मर चुके होगे क्योंकि सारे लोगों ने यही अफवाह फैला दी थी। आपका यहाँ आना हमारे लिए एक ब्लेसिंग की तरह है, आपने यहाँ पर आकर हमारी बहुत ज्यादा मदद की है। अगर आपको भी किसी चीज की जरूरत होगी तो वो हम आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। ग्रैंडपा बता रहे होते हैं तुम यहाँ पर आज पहली बार आए हो ना, तो तुम्हें शायद इस कैपिटल सिटी के बारे में पता नहीं होगा। कई डिकेड गुजर चुके हैं, अचानक से ही यहाँ के लोगों में इतनी भयानक बीमारी आ गई। ऐसा कहा तो नहीं जा सकता कि ये किसी बीमारी की वजह से हो रहा है, लेकिन अचानक ही सारे के सारे लोग बीमार पड़ने लग गए। ना ही वो कल्टीवेशन कर पा रहे हैं, ना ही कुछ कर पा रहे हैं। कई सारे लोगों ने इस बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं पता चल सका कि इन लोगों के साथ ये क्या हुआ। जिस पर वांग कहता है जो भी हुआ होगा वो ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी मुझे कुछ और काम है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फोर्थ अंकल ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की थी, इसलिए मैंने आप लोगों की मदद की है। अगर आपको कभी कुछ जरूरत हो तो जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक आप मुझसे मदद मांग सकते हैं। इतना कहने के बाद वांग वहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले उसने अपने पास से 4 बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्रिस्टल को बाहर निकाल लिया था। उनका इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन बना रहा होता है। कुछ देर की मेहनत के बाद वांग वहाँ पर उस फॉर्मेशन को तैयार कर लेता है। फॉर्मेशन के तैयार होते ही वो फॉर्मेशन इतना ज्यादा बड़ा था कि वो ईयर के घर को पूरी तरह से कवर कर लेता है। उस फॉर्मेशन के अंदर से धीरे धीरे करते हुए स्पिरिचुअल पावर निकलते जा रही थी। वो स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा कारगर होती है कि आसपास जितने भी मुरझाए हुए पेड़ होते हैं ना, वो सबके रिकवर हो जाते हैं।
उस फॉर्मेशन के नीचे जो भी खड़ा रहेगा उसके अंदर से सभी बीमारी खत्म होने लगेगी। इसलिए वांग ने ये फॉर्मेशन यहाँ पर बना दिया था ताकि ईयर और उसकी फैमिली में जितने भी लोग हैं वो सभी अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिकवर करते जाएं। आस पड़ोस के भी जितने घर आ रहे थे वो भी फॉर्मेशन के अंदर समाते जा रहे होते हैं, जिस वजह से उस घर के लोग भी अपनी पावर को रिकवर करते जा रहे थे। किसी को यकीन नहीं होता कि ये वांग कितना ज्यादा पावरफुल है, आखिर कोई इतना कमाल की चीज कैसे कर सकता है। उन्होंने बहुत ही कम किसी इतने पावरफुल इमॉर्टल को देखा था। सारे लोगों के अंदर तो एक खुशी की लहर दौड़ चुकी होती कि हम सब पूरी तरह से रिकवर हो गए। ऐसा लग रहा था कि कुछ दिनों के अंदर हमारी भी जान चली जाएगी, लेकिन अब नहीं लग रहा। अब तो हम खुद को रिफ्रेश महसूस कर पा रहे हैं और ये सब वांग की वजह से ही हुआ है। वांग बताता है ये जो फॉर्मेशन है ना, इसे स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन कहते हैं। मैंने इसे आप लोगों के लिए ही बनाया है। जब तक कोई भी इंसान इस फॉर्मेशन के अंदर खड़ा रहेगा ना, बाहर की कोई भी चीज आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चाहे वो कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। जो सुनकर सारे के सारे लोग वहाँ पर वांग का शुक्रिया कर रहे होते हैं उन लोगों की इतनी ज्यादा मदद करने के लिए। लेकिन वो बंदा तो अभी तक के चुप कर वांग की सारी हरकतें को देख रहा था। उसे समझ आ चुका होता है कि ये वांग कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा है। और तभी वांग को पता चल जाता है कि कोई ना कोई है जो उसके ऊपर नजर रखे हुए है, इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे के ऊपर अटैक ही क्या करता है। वो बंदा वहां से उड़ जाता है। वांग जल्दी से उसके पास आता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है ताकि उससे पूछ सके कि असल में वो है कौन और आखिर इतने टाइम से वो उसका पीछा क्यों कर रहा था। जब वांग ध्यान से उस बंदे को देखता है ना, तो उसे पता चलता है कि ये तो हांग सेक्ट का ही है जिसका नाम जैंग है। आखिर ये इसकी हालत इतनी ज्यादा बुरी कैसे हो गई? जब मैं था तब तो ये काफी ज्यादा पावरफुल था। जैंग वांग से कह रहा था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा ना, तभी मुझे लग गया था कि तुम वांग ही होगे, लेकिन मुझे ये बात कंफर्म करनी थी, इसलिए मैं इतने टाइम से तुम्हारा पीछा कर रहा था। वांग पूछता है तुम्हारा हांग सेट अभी कैसा है? जिस पर जैंग कह रहा होता है मैं तो कभी अपने सेट में वापस गया ही नहीं, मुझे नहीं पता कि वो कैसा होगा, मैं यहीं पे रह चुका हूँ। वांग उससे पूछ रहा होता है आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे, और तुम जरा अपने आप को तो देखो, तुम्हारी कैसी हालत हो चुकी है। वांग उसकी बॉडी को चेक करने की कोशिश करता है, जिस वजह से उसे पता चला इसके अंदर से इसकी कल्टीवेशन रूट को बाहर तो नहीं निकाला गया क्योंकि उसे निकालना मुश्किल हुआ होगा, लेकिन अंदर ही अंदर इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जिस वजह से जैंग के पास जितनी भी पहले कल्टीवेशन पावर थी ना, वो किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। वांग कहता है तुम्हारी तो मेरियन तक के इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है कि वो छूते साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाए। आखिर ये सब तुम्हारे साथ किसने किया? जैंग बता रहा होता है मैंने कल्टीवेशन करके अपने पिल एलेक्सर फॉर्मेशन पीरियड को भी ब्रेक थ्रू कर लिया था, जो कि नेटसन सोल लेवल से थोड़ा सा ही नीचे होता है, लेकिन मुझे और ज्यादा कल्टीवेशन पावर को बढ़ाना था, इसलिए मैं माउंटेन के अंदर गया ताकि वहां जाने के बाद और अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ा सकूं, ताकि मैं अपने नेटसन सोल लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। लेकिन जब मैं आगे बढ़ रहा था तभी वहां पर त्यानदाओ सेट के कुछ लोग आ गए, जिन्होंने वहां पर आने के बाद मुझे बंदी बना लिया और मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, मेरी इतनी ज्यादा हालत खराब कर दी थी। वो लोग मेरी बॉडी और मेरी पावर का इस्तेमाल पिल वगैरह बनाने के लिए कर रहे थे। वो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते और उसका इस्तेमाल करके पिल बनाते, और जब मैं किसी काम का नहीं रह गया तो उन लोगों ने मुझे उठाकर वहां से फेंक दिया। उसी के बाद से मैं भटकते जा रहा हूँ, मेरी पूरी कल्टीवेशन पावर खत्म हो गई, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। जो सुनकर तो वांग को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो अपने पास से एक स्पिरिचुअल बॉटल निकालता है और उसे जैंग को देते हुए कहता है ये लो, इसके अंदर ना तुम्हें 7 पिल मिलेगी, हर एक पिल का 1 महीने में इस्तेमाल करना। धीरे धीरे करते हुए जब 7 महीने गुजर जाएंगे ना, तो उसके बाद जो तुम्हारी कल्टीवेशन पावर थी पिल एलेक्सर फॉर्मेशन पीरियड वाली, उसकी आधी पावर तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम 7 महीनों के अंदर अच्छे खासे रिकवर हो जाओगे। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ और भी काम है, उम्मीद है कि हम दोबारा कभी मिलेंगे। मेरी तुम्हारी 400 साल पहले काफी अच्छी पहचान थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी यहाँ पर मदद की है। अब फेयरवेल कहने का टाइम आ चुका है, मैं तुम्हें से दोबारा मिलना पसंद करूंगा। जैंग वांग को बता रहा होता है तुम्हें पता है कि यहाँ पर सारे लोगों की स्पिरिचुअल रूट को निकाल दिया गया है, ये सारा काम त्यानदाओ सेक्ट का ही है, उन लोगों ने ऐसा काम किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये त्यानदाओ सेक्ट इतना ज्यादा पावरफुल और खतरनाक भरा काम अकेले कर सकता है। जरूर इसके पीछे कोई और लोग भी होंगे जो त्यानदाओ सेक्ट के सपोर्ट कर रहे हैं। उन लोगों ने ही मिलकर इस पूरे के पूरे कैपिटल को बर्बाद किया है, यहाँ के सारे लोगों को अपने गुलाम की तरह बना कर रखते हैं। इसलिए मैं तुम्हें ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि जरा तुम यहाँ पर ना सावधान रहना, क्योंकि अगर किसी को भी तुम्हारे ऊपर शक हुआ कि असल में तुम कौन हो, तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। तभी वहाँ पर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा आने लगता है। ये सब त्यानदाओ सेक्ट वाले लोगों का ही था। वो लोग यहाँ पर इसलिए आए होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि किसी ने यहाँ पर फॉर्मेशन बनाया है जो यहाँ के लोगों को रिकवर कर रहा है। उसी चीज का पता लगाने ये लोग यहाँ पर आए थे कि आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत हो गई जो यहाँ पर आने के बाद फॉर्मेशन बना के यहाँ के लोगों को ठीक कर रहा है। उन लोगों का लीडर वहाँ के लोगों से पूछ रहा होता है बताओ मुझे कि आखिर ये फॉर्मेशन तुम लोगों को किसने बना कर दिया। उसने वहाँ मौजूद सारे लोगों को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया था। सभी लोगों की वहाँ पर हालत खराब हो रही होती है, लेकिन तब उस लीडर
लीडर का जो भी अटैक था वांग 1 सेकंड के अंदर खत्म कर देता है और सारे लोगों से कहता है चले जाओ यहाँ से, यहाँ पर जो भी मैटर होगा मैं उसे संभाल लूंगा। इसलिए ईयर और उसके ग्रैंडपा बाकी जितने भी उसकी फैमिली के लोग होते हैं सभी अपनी जान बचाकर वहां से चले जाते हैं। तब वो लीडर वांग से कह रहा होता है आखिर तुम हो कौन और तुम्हारे अंदर इतना जिगरा कैसे आया जो तुम कैपिटल में खड़े होने के बाद हम तियांदाओ सेट वालों से पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो। लगता है तुम्हें ना अपनी जान प्यारी नहीं है तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद उन लोगों ने वहां पर वांग के ऊपर अटैक करने की तैयारी शुरू कर दी होती है। जैंग वहां पर आने के बाद उन सभी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वांग एक नॉर्मल कल्टीवेटर है, वो यहाँ पर आकर कुछ गड़बड़ी नहीं करना चाहता है, इसलिए आप इसके ऊपर अटैक मत करो। और उसने ये फॉर्मेशन भी इसलिए बनाया कि ताकि वो अपने डिसेंडेंट को बचा सके। उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो उन्हें ही बचाने के लिए यहाँ पर आया है। जो सुनकर तो उस लीडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो जैंग को पकड़ के कहता है क्या तेरे इस वांग के पास जुबान नहीं है, तू ही जब से बकबक किए जा रहा है। वो तो वहाँ पर जैंग की काफी ज्यादा हालत खराब कर देता है। लेकिन जिस हाथ से उसने जैंग को पकड़ा था ना, वांग अपनी स्वॉर्ड निकालता है और अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस लीडर का वही वाला हाथ काट देता है। इस चीज को देखकर तो सभी लोग हैरान रह चुके थे कि आखिर इस वांग की हिम्मत कैसे हुई तियांदाओ सेट के लोगों से पंगा लेने की। वो लीडर बता रहा होता है तुम्हें पता है कि हमारी जो सपोर्ट में है वो कौन लोग हैं। हमारे सपोर्ट में टैंग फैमिली है, उनका लीडर फूजियान है, वही हमें सपोर्ट कर। अगर तुमने हमें यहाँ पर कुछ भी किया तो फूजियान यहाँ पर आकर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जो सुनकर वांग कहता है अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर फूजियान के चमचे हो, उससे तो मुझे पहले का ही बहुत अच्छा खासा हिसाब पूरा करना है। लेकिन चलो अच्छी बात है कि उसके चमचे तो यहाँ पर आ गए, मैं तुम्हारे से यहाँ पर शुरुआत कर देता हूँ। मैं तो सोच रहा था कि वैसे भी तुम लोगों को यहाँ से जाने दूं, लेकिन जब तुम लोगों ने कह दिया कि तुम फूजियान के सपोर्ट में हो तब तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। तुमने अपनी सच्चाई बताकर यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिसके बाद सारे के सारे लोग वांग के पास आकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सभी के पास इविल पावर थी, लेकिन वांग को उन सब चीज से कोई ना फर्क पड़ने वाला था। वो बड़ी शांति से वहां पर खड़ा होता है और देख रहा होता है कि देखता हूँ किसके अंदर कितनी हिम्मत है कि कौन कितना खतरनाक अटैक मुझ पे कर सकता है। उन सभी लोगों ने जो अटैक किया था ना, वो अटैक सीधा वांग के बॉडी पे नहीं लगता बल्कि उसकी कॉन्शियसनेस पे लग रहा होता है। वांग का जो माइंड था उसके अंदर वो अटैक हो रहा था। वांग का पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड वहां पर उस अटैक की वजह से हिल गया होता है और ये अटैक उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड की सारी पावर को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर वांग उस सोल को बाहर निकालता है और उसे अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भेजते हुए कहता है कि जाओ और उन सारे के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर दो। वो सोल तो खुशी खुशी अंदर आता है और कहता है मैं तो सालों से भूखा हूँ, मैं यहाँ पर तुम लोगों को खाने के लिए आया हूँ, तो जल्दी 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 मेरे पेट में भर जाओ। वो एक एक करते हुए पूरे के पूरे अटैक को 1 सेकंड के अंदर ही निगल जाता है। जो देखकर तो सभी लोग जो वहां पर वांग के ऊपर अटैक कर रहे थे वो अपने आप ही मारे जाते हैं, क्योंकि उनका अटैक उनकी बॉडी से जुड़ा हुआ था। जैसे उस सोल ने उनके अटैक को खाया, इस वजह से वो लोग भी मारे गए। लीडर तो हक्का बक्का रह चुका था कि ये कैसे हुआ, आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे, इसने तो मेरे सारे साथियों को मार डाला। वो कहता है आखिर तुम हो कौन और तुम क्या चाहते हो। वांग कहता है तुमने अभी फूजियान की बात की ना, मैं फूजियान और उसके साथ साथ उसके जितने भी साथ देने वाले होंगे, फैमिली वाले होंगे या कोई भी उससे रिलेटेड बंदा होगा, मैं सभी को मारना चाहता हूँ। इसलिए अब तुम्हारी बारी है, तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे बहुत सारा हिसाब किताब पूरा करना है, तो इसकी शुरुआत चलो तुमसे ही हो जाए। तुम्हें मारने पर फूजियान को खलबली तो मचेगी और वो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ पर आएगा, और यही चीज तो मैं चाहता हूँ। सारे लोग देखकर एकदम पगला सा चुके थे कि आखिर इस वांग ने अकेले तियांदाओ सेट के इतने सारे लोगों को मार डाला, ये कैसे पॉसिबल है। जिसके बाद वांग वहां से फूजियान को ढूंढने के लिए निकल जाता है पूरे गुस्से के साथ। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।